नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 22 जनवरी तक देशव्यापी बृहद स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर में करेंगे श्रमदान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के ईरान दौरे पर अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। सूर्योत्तरायण पर देश भर में फैली पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू और लोहड़ी की खुशियां। पीएम मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाएंगे पोंगल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे की और शीतलहर की चपेट में। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात पर असर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, गजा पर जीत तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी नहीं रोक पाएगा संघर्ष। आने वाले वर्षों में रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की भी योजना। और खेल की खबरों में भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 22 जनवरी तक विशेष बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में सफाई की जाएगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में श्रमदान करेंगे। आज सुबह नड्डा गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। पीएम ने खुद महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में अभी 2 दिन पहले ही सफाई की थी। पीएम ने कहा था कि हर मंदिर में सफाई का अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल मनाते हुए आज नजर आएंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचेंगे, जहां पोंगल का कार्यक्रम शुरू होगा। मुरुगन ने समस्त देशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि को सम्मान देने के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं। पिछले साल अप्रैल में तमिल नववर्ष पुत्ताडु मनाने के लिए भी मुरुगन के घर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। आपको बता दें कि पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है और माना जाता है कि दक्षिण भारतीय फसल की कटाई के बाद अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए पोंगल मनाते हैं। पोंगल का त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग भगवान की पूजा आराधना होती है। தை திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள். இந்த பொங்கல் திருநாள் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற தமிழர்கள் நாம் கொண்டாடுகின்ற இந்த திருவிழா நம்மளுடைய விவசாயத்தை போற்றுகின்ற இந்த தை திருவிழாவை நாம்। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा होगी। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में राजनीतिक सहयोग, आपसी संपर्क और आम जनता का सुदृढ़ संबंध मुख्य मुद्दों में शामिल होंगे। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों का इंडी अलायंस बीते लंबे समय से बैठकें कर रहा है, लेकिन एक राय बना पाना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उसमें कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं।
बीते कल भी गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई, लेकिन आपसी खींचतान की खबरें फिर से सुर्खियां बटोरने लगी हैं। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की शनिवार को वर्चुअल तरीके से बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के कई दल शामिल हुए तो कई बड़े बड़े दलों के नेता नदारद रहे। बंगाल की सीएम और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेताओं की वर्चुअल मीटिंग से गैर मौजूदगी से ये संदेश गया कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन की बैठक से खबर निकलकर आई कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने संयोजक के पद को लेने से मना कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। इंडी गठबंधन की इस वर्चुअल बैठक पर भाजपा ने निशाना साधा है और कहा है कि ये गठबंधन परिवारवाद और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया गया है, जबकि भाजपा विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ। ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। कांग्रेस की गठबंधन के विभिन्न दलों के साथ सीट बंटवारे की बैठकों का सिलसिला जारी है। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक हुई तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस इंडी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक बता रही है, लेकिन भाजपा ने इंडी गठबंधन में चल रही आपसी खींचतान पर तंज कसा है। मुझे इस बात का संतोष है कि इंडिया गठबंधन की बैठकें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत तेजी से हो रही हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की इस दयनीय व्यवस्था पर बिहार के लोगों में क्षोभ है कि जिनके कपोल करते इस तथाकथित गठबंधन में संयोजक बनने की लिप्सा लंबे समय से चली आ रही थी, आज वो चकनाचूर हो गई है। यह स्पष्ट जानता हूं कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया। शनिवार को हुई इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में सिर्फ 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बाकी दलों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के बैठक में शामिल न होने और नीतीश कुमार का संयोजक का पद ठुकराने को कई जानकार गठबंधन के बीच चल रही आपसी खींचतान का नतीजा बता रहे हैं। इससे पहले खबरें आती रहीं कि नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनना चाहते हैं। इससे पहले गठबंधन की एक बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के नेता के रूप में आगे करके भी नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। कुल मिलाकर गठबंधन के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं ही एक राय बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद सब परिवार रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या सच संवर कर तैयार है। अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। अयोध्या के लोग इससे काफी खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। भैया अयोध्या आए हैं तो यहाँ का रेलवे स्टेशन तो दिखाना बनता ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है पुराना रेलवे स्टेशन और इसके बिल्कुल बगल में बन रहा है नया रेलवे स्टेशन। अयोध्या के नए भव्य रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप बनकर तैयार हो चुका है। आप जब भी रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, आप नए रेलवे स्टेशन से ही एग्जिट करेंगे। इस रेलवे स्टेशन को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार किया गया है। यानी जो सुविधाएं आपको एयरपोर्ट पर मिला करती थी, अब वो सुविधाएं आपको इसी रेलवे स्टेशन पर मिला करेंगी। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या का ये पुराना स्टेशन है, ये नया देख के कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लगे। अब अयोध्या नंबर 1 पर रही। हाँ। और ये रेलवे स्टेशन भी नंबर 1 पे रहेगा। पहले स्टेशन पे एक पुल जो क्रॉसिंग का था वो भी हिलता था टुक 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 टुक। अभी बड़ा पुल बन गया है, वह जो आने जाने के लिए बहुत अच्छा विकास हो रहा है स्टेशन का। नया रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत अच्छा है। तो ऐसा तो हमारे इसमें लखनऊ भी नहीं है। अच्छा। जैसा ये बन गया है, ऐसा जो चारों कोने मंदिर बनेंगे तो लखनऊ का भी फेल हो जाए। इसके आगे तो लखनऊ भी अच्छा नहीं लगेगा। अयोध्या आने का एक और जरिया है बाय बस। अगर आप बस से अयोध्या आ रहे हैं तो ये नया बस अड्डा आपका स्वागत करता है। पहले क्या व्यवस्थाएं थी? पहले तो बहुत गंदगी आती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लेकिन इस समय जो है कि व्यवस्था सही है। अच्छा। और जो नया बस अड्डा बना है ये तो बहुत अच्छा बना है भाई बस अड्डा। अच्छा। अयोध्या धाम। अयोध्या धाम बस स्टेशन बनने के बाद आपके और मेरे जैसे लाखों यात्री इन्हीं बसों से यहाँ आएंगे और रामलला के दर्शन की यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। आप देश के किसी भी हिस्से से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। इस एयरपोर्ट का वास्तु और डिज़ाइन काफ़ी खास है। इसका डिज़ाइन श्री राम मंदिर से प्रेरित है। आपको क्या लगता है यहाँ पर विमान आने से यहाँ की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी। मानने से हर चीज़ होता है। अच्छा। बहुत कुछ बदल गया है। विकास बहुत हो चुका है, बहुत हुआ है, जितना हो सकता है बहुत। रोज विकास ही हो रहा है। देख रहे हैं रोज काम ही चल रहा है, काम ही नहीं खत्म हो रहा। साल भर से काम चल रहा है। किसी को पैसा लगाना नहीं है, सब कुछ सरकार करा रही है। पेंटिंग डेंटिंग हर चीज़। और क्या चाहिए? इतनी अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी? सब कुछ बदल गया। इतना कोई सरकार कर नहीं सकता जितना इन्होंने क्या कर दिया है। क्या क्या बदल गया? कुछ तो बदला ही है। इधर सब कुछ बदल चुका है। ये रोड पर का एक का डबल जगह हो गया। पहले काफी ज्यादा कम जगह इधर थी। अच्छा। लेकिन अब काफी ज्यादा जगह हो गया है। इधर भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी। आते जाते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब काफी ज्यादा जगह हो गया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि में हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग का जिंदगी धन्य हो गया है। जय जय। अरे ये तो पूछिए ना कि जो आप मोदी जब से फैसला अयोध्या का किए हैं तब से अयोध्या नाम हो गया है। संभाल लीजिए, पुरानी अयोध्या खत्म हो गई 90 के बाद से। अब नई अयोध्या आ गई है।
2019 में जब मोदी जी ने शिलान्यास किया था, हाँ, शिलान्यास के बाद बहुत बदलाव हुआ, हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़ गया, हाँ, और 22 को जब उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद तो बहुत पब्लिक आएगी। अगर वो प्रधानमंत्री ना होते तो ऐसा तो ना हो सकता कि अयोध्या का विकास इतने ऊंचाई पे पहुंचता। ये सब मोदी के ही देन है और मोदी की वजह से हो रहा है। हम लोग गाड़ी से आए हैं, सरजू जी में स्नान किए, नागेश्वर नाथ जल चढ़ाए, जन्मभूमि गए, श्री राम जन्मभूमि गए, हनुमानगढ़ी दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए, कनक भवन गए और बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमने देखी बदलती हुई अयोध्या, अयोध्या की सड़कों से लेकर अयोध्या के मंदिरों तक, अयोध्या के कुंडों से लेकर अयोध्या के घाटों तक। इस अयोध्या नगरी में सब कुछ बदल रहा है। इस बदलती हुई अयोध्या में जब जनवरी महीने में प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में स्थापित होंगे तो इस अयोध्या का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। तो देश में चारों ओर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्लास का माहौल है और देश पूरी तरह से राममय हो चुका है। गुजरात के वडनगर से 10 युवक पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। यह अखंड ज्योति प्रभु श्री राम जन्मभूमि में समर्पित की जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। देश पूरी तरह राममय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव गुजरात के वडनगर से 10 युवक पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे। वडनगर के हटकेश्वर महादेव के मंदिर से चलकर ये अखंड ज्योति राम मंदिर मॉडल के साथ अयोध्या पहुंची है। ये अखंड ज्योति श्री राम जन्मभूमि में समर्पित की जाएगी। राम भक्त पवन चौधरी के मुताबिक पीएम मोदी की इच्छा के मुताबिक वो भी चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो तो हर घर में दिए जलाए जाएं और दिवाली मनाई जाए और प्रभु राम का स्वागत हो। जय श्री राम। हम गुजरात वडनगर, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गांव है, वहाँ पे हटकेश्वर महादेव मंदिर से ये अखंड ज्योति लेके निकले हैं और ये मंदिर का मॉडल है ताकि लोग देख पाए गाँव में कि हमारे अयोध्या में राम जी का मंदिर कैसा बन रहा है। और पूरे देश में संदेशा देना चाहते थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर घर जब रामलला मंदिर में विराजमान हो सभी लोग अपने घर दिया जलाएं और प्रभु श्री राम का स्वागत करें। वहीं अयोध्या के पड़ोस के जिलों में भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और आस्था का माहौल अपने चरम पर है। बलरामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में पूजन अर्चन करने को प्रेरित किया जा रहा है। जिले से 3 लोगों को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण पत्र मिलने से भी लोग उत्साहित हैं। हमने अपने जीवन में अपना अमूल्य समय राम जन्मभूमि के लिए दिया था, वह साकार हुआ। राम जी का मंदिर बन गया है और राम जी अपने गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं। हम उसका दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। कुल मिलाकर अयोध्या समेत पूरा देश राममय हो चुका है और हर कोई राम भक्ति में डूब जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज उत्तर भारत के तमाम शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है और कुछ इलाकों में तो अगले 3 दिनों के दौरान शीतलहर से गंभीर शीतलहर चलने की भी बात कही गई है। 3 दिनों के बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लगेगी। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक फिलहाल लग गया है। साथ ही दिल्ली आने और दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें भी
देरी से चल रही हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई के कई हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शहरी और उपनगरीय इलाकों में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देश के निचले तबके के लोगों के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए देश में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड की चिलचिल और कुरकुरी पंचायत पहुंची। यहां पर बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ही देश के लोगों को विकास की गारंटी दे सकती है। तो औजार की भी व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं और उसके पूंजी के लिए भी 1 लाख रुपया का लोन तुरंत मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट पर, ताकि आप अपने जीविका उपार्जन शुरू करने का काम कीजिए। और जब 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो फिर 1 लाख रुपया का और मिलेगा। जब बिजनेस काम रखिएगा तो बैंक से आधार प्रदान करते रहिएगा। तो ये 13,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन पूरे देश के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये योजना शुरू हो गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नवादा के बबनौर प्रखंड पहुंची। यहां एलईडी के माध्यम से फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं आम लोगों को देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड की कन्हौली विष्णुदत्तपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। यहां किसानों को ड्रोन के जरिए सिंचाई करने के तरीके सिखाए गए। लाभार्थियों में केंद्रीय योजनाओं को लेने के लिए काफी भीड़ देखी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रोहतास जिले के नोखा नगर पंचायत पहुंची। यहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना में नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया। यहां देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोग काफी खुश हैं। आइए आपको सुनाते हैं लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो सुकन्या जैसा योजना लाकर जो है कि हम सबके पढ़ाई लिखाई और आर्थिक सुविधाओं के लिए अच्छे मतलब कि योजनाएं दिए हैं। मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लिया है, जिसका कि वार्षिक किस्त 20 रुपया बैंक से कटता है खाते से, और एक्सीडेंटल दुर्घटना उसमें 2 लाख रुपया इंश्योरेंस कवर करती है सरकार। तो प्रधानमंत्री जी का ये एक अच्छा सा योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां गजा संघर्ष के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई नहीं रोक सकता, ना इंटरनेशनल कोर्ट, ना एक्सिस ऑफ एविल और ना ही कोई और। गजा में जीत तक जंग जारी रहेगी। पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमास के खिलाफ जीत हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। गजा जंग को लेकर कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का भी आरोप लगाया था और इसको लेकर उसने इंटरनेशनल कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका का ये आरोप द्वेषपूर्ण है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करेंगे, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीत चुकी भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान का इरादा भारत के खिलाफ पहली जीत हासिल करके सीरीज बराबर करने पर होगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।